हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है आपका पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे प्राक कोश का स्फुटन व नर युग्मकोद्भिद का विकास। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप देख ले, क्योंकि आपको फिर सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लघु बीजाणु अथवा प्राककण बता दिया था। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं प्राक कोश का स्फुटन क्या होता है। हेडिंग डाल लेना है एंड आगे आपको लिखना है प्राक कोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर और टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्राक कोश भित्ति में केवल त्वचा व अंत त्वचा रह जाती है। स्फुटन के समय जनहानि करके अंत त्वचा की कोशिका सिकुड़ जाती है, जिससे संपूर्ण बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है। इन तनाव के कारण प्राक कोश स्टेमियम वाले स्थानों से फट जाती है तथा दोनों प्रागधानियों में स्थित प्राककण बाहर आने लगते हैं। तो ये प्राक कोश का स्फुटन होता है, मतलब प्राक कोश का फूटना। आगे आता है आपका नर युग्मकोद्भिद का विकास। प्राककण से पहले प्राककण के विकास को पूर्व परिवर्धन या प्रोकोस्पिस अंकुरन कहते हैं। पराग कोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही प्राककणों का अंकुरन हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम प्राककण का केंद्रक प्राककण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा तथा एक बड़ा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसमें जो बड़ा केंद्रक होता है उसको वृद्धि केंद्रक, छोटे केंद्रक को कहते हैं हम जनन केंद्रक। जनन केंद्रक तथा भित्ति केंद्रक द्वारा एक छोटी कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं जनन कोशिका। प्रायः क्या देखा जाता है कि प्राककण इस द्विकोशिकीय अवस्था में प्राक कोश मुक्त होता है। परागन के दौरान अधिकांश पौधों में प्राककण दो कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं। अब प्राककणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाक पर होता है। वर्तिकाक आप ऑलरेडी पुष्प में देख चुके हो फर्स्ट वीडियो में। परागकण की क्रिया द्वारा प्राककण स्त्री केसर के वर्तिकाक पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इनका अंकुरन होता है, जिसे परागकण के पश्चात क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। फिर आता है आपका जायांग। जायांग क्या होता है? जायांग मैं बता चुकी हूँ, जो स्त्री मादा का भाग होता है पुष्प में उसको हम जायांग कहते हैं। ठीक है। इसमें आता है अंडप। प्रत्येक अंडप में निम्न तीन भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट अंडाशय, सेकंड वृत्तिका, थर्ड होता है आपका वृत्तिकार्क। अंडप का निचला हुआ अंडाशय कहलाता है। अंडप का निचला भाग, ठीक है, निचला भाग है ये, निचला भाग जो अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। बीजांड के स्ट्रक्चर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप अपनी बुक में देखोगे तो बीजांड की स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान रचना वर्तिका होती है तथा वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान रचना वर्तिकार्क होती है। अंडप पुष्प का जननांग है। निषेचन के बाद क्या होता है, अंडाशय फल में चेंज हो जाता है तथा बीजांड गुरु बीजानी बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे आ जाता है आपका बीज की बीजांड जो होता है उसकी रचना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक बीजांड बीजांडसन से एक पतले स्टॉर्क वृंत से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांडकाएं कहते हैं। प्रत्येक बीजांड एक या दो आवरणों से ढका होता है। बाहर का आवरण बाह्य आवरण तथा अंदर का आवरण अपूर्ण रहता है, जिसे अंतः अध्यावरण कहलाता है। इसके अपूर्ण होने के कारण, इनकम्प्लीट होने के कारण क्या होता है, एक छोटा छेद बन जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का एक आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं निभाग कहलाता है। बीजांड काय के बीच में क्या होती है, एक थैली जैसी रचना होती है, जिसे अब क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है और भ्रूण कोश में तीन कोशिकाएं विभाग की ओर होती है, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें मध्य की कोशिका को अंड कोशिका तथा जो इधर उधर स्थित कोशिकाएं होती है उनको सहायक कोशिका कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहलाती है। अब आते हैं आपके बीजांड के प्रकार। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजांड वृत्त, निभाग तथा बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका जीजू या ऑर्थोट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड कैसे होता है, सीधा होता है, अर्थात इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृत्त तीनों ही एक सीधी उदरक रेखा पर स्थित होते हैं, जैसे पॉलीगेना हो जाता है रूमेक्स, पाइपर तथा अनावृत बीजी पौधों में। फिर सेकंड आता है आपका प्रतीव, जिसको हम एनाट्रोपस भी कहते हैं। इसमें बीजांड उल्टा होता है। इसमें सिर्फ बीजांड द्वार, इस प्रकार के बीजांड को हम उल्टा बीजांड कहते हैं, जैसे टमाटर, गुड़हल, कुकुरबिट्स, मटर आदि। फिर आ जाता है आपका हेमिट्रोपस बीजांड। इसका निर्माण ऑर्थोट्रोपस बीजांड की 90 डिग्री पर मुड़ जाने के कारण होता है। इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी और क्षैतिज रेखा में होती है और बीजांड वृत्त बीजांड के बीच में एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है, जैसे रेननकुलेसी कुल के पौधे। फिर आ जाता है आपका फोर्थ टाइप का जो बीजांड है वो आ जाता है आपका कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा होता है, जिस कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, इसलिए बीजांड द्वार बीजांड वृत्त के समीप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रूसीफेरा के पौधे कौन से होते हैं, सरसों, मूली। ठीक है।
फिर आ जाता है आपका एम्पी ट्रोफिस। इस प्रकार के बीजांड में बीजांडकाय के साथ साथ भ्रूणकोश में भी वक्र आ जाता है, एक मतलब वल्य आ जाता है, जिससे क्या होता है भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है, जैसे कैप्सुला के पौधों में। नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट सर्सिनोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड वृंत में अतिवृद्धि हो जाती है, जिससे बहुत लंबा होकर बीजांड को सभी ओर से घिरे रहता है, जैसे नागफनी और कैक्टसी। ये तो आपके बीजांड के प्रकार हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। आपको इतने नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, इसकी आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो इतनी हार्ड नहीं है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को अच्छे से बना लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है।